1987 में पुलिस ने दो दोस्तों को अरेस्ट किया, हिरोशी और ओगुरा। उनके खिलाफ पुलिस में एक 19 साल की लड़की ने और शिकायत की थी। पुलिस ने जब हिरोशी को इंटरोगेट किया तो उसने गलती से पास्ट में किए अपने उस जुर्म के बारे में बताया, जिसे सुनकर पुलिस शॉक रह गई। हिरोशी को लगा कि उसके दोस्त ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है, इसलिए उसने पुलिस को एक एक चीज बताई, मगर बाद में उसे रियलाइज हो गया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। पुलिस ने तो उस केस के बारे में पूछा ही नहीं था, बल्कि पुलिस ने तो उसे इस केस में अरेस्ट किया था जो 19 साल की लड़की ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी। मगर हिरोशी ने गलती से पास्ट में किए उस केस के बारे में बता दिया, जिसके बारे में उन चारों दोस्तों के सिवा किसी को पता नहीं था। तो आखिर ऐसा क्या बताया था हिरोशी ने पुलिस को, जिसे सुनकर पुलिस शॉक रह गई थी। वेलकम टू अनदर केस ऑफ जंको फरूटा। जंको फरूटा एक 17 साल की जापानीज स्टूडेंट, जिसके साथ ऐसी हैवानियत की गई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जंको के साथ 100 से ज्यादा लड़कों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने जंको को 44 दिनों तक एक कमरे में बिना कपड़ों के कैद रखा और तकरीबन 500 से ज्यादा बार उसके साथ ज्यादती की। उसकी बॉडी के साथ वो जुल्म किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जापान के मिसाता सैतामा में रह रही 17 साल की जंको फरूटा इंतहाई खूबसूरत और समझदार लड़की थी, जिसको उसके क्लासमेट और टीचर्स भी पसंद करते थे, क्योंकि वो क्लास में हमेशा अच्छे मार्क्स लाती थी और डेली स्कूल जाती थी। वो जापान में अपने पेरेंट्स और 2 भाइयों के साथ रहती थी। उसका ख्वाब था कि वो एक सिंगर बने, मगर साथ ही वो ग्रेजुएशन भी करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। हिरोशी, जो जंको के ही स्कूल में पढ़ता था, उसने जंको से एक दफ़ा कहा कि वो उसे लाइक करता है, मगर जंको ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो फ़िलहाल सारा फोकस अपनी स्टडी पर करना चाहती थी। हिरोशी, जिसका उठना बैठना वहाँ के फेमस गैंगस्टर के साथ था, या फिर यूँ कहें कि वो भी एक खुद गैंगस्टर था। जंको की इस रिजेक्शन को हिरोशी ने पर्सनली ले लिया और मौके की तलाश करने लगा ताकि वो जंको से बदला ले सके। 25 नवंबर 1988 हिरोशी अपने कुछ दोस्तों के साथ रात के वक्त अपनी बाइक पर बार बार गली के चक्कर काट रहा था ताकि कोई लड़की वहां से गुजरे तो वो उसे लूट सके और उसके साथ ज्यादती कर सके। कोई और लड़की तो उन्हें नहीं दिखी, हाँ, मगर हिरोशी की नज़र जंको पर गई, जो अपनी पार्ट टाइम जॉब कर कर घर वापस जा रही थी। उसी वक्त एक लड़का आकर उसे उसकी बाइक से गिरा देता है और वहाँ हिरोशी भी था, जो थोड़ी दूर खड़ा ये सब देख रहा था। हिरोशी वहाँ आकर उस लड़के को मारकर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो जंको से वादा करता है कि वो उसे सेफली घर छोड़ देगा और यहाँ जंको भी उस पर यकीन कर लेती है। मगर हिरोशी पहले से ही इसी इंटेंशन से था कि वो किसी लड़की को लूटे और उसके साथ करे। वहाँ उसे कोई और तो नहीं, हाँ मगर जंको जरूर दिख गई थी। अब उसे जंको से बदला भी लेना था, इसलिए वो ये प्लान बनाता है कि उसका एक दोस्त जाकर जंको को बाइक से गिरा देगा और वो जाकर जंको की हेल्प करेगा, जिससे जंको को उस पर यकीन हो जाएगा और वो उसके साथ जाने पर राजी हो जाएगी, जिससे वो अपना बदला भी ले लेगा। और सब कुछ हुआ भी बिल्कुल उनके प्लान के मुताबिक। इसके बाद वो जंको को घर ले जाने के बजाय एक सुनसान फैक्ट्री में ले गया। वहाँ पर हिरोशी ने बार बार लगातार जंको का किया। इसके बाद भी हिरोशी यहाँ पर नहीं रुका और वो जंको को एक होटल ले गया और वहाँ उसने अपने कुछ दोस्तों को कॉल की, जिसके बाद वो तीनों बारी बारी जंको का अगली सुबह 26 नवंबर हिरोशी जंको को एक पार्क में ले जाता है, जो कि होटल के बिल्कुल करीब थी।
जहाँ पर इस ग्रुप में एक और लड़का इन्वॉल्व होता है जो था नोबुहारू मिनाटो, और वो जंको से कहता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो हम उसके घर वालों को मार देंगे। इसके बाद वो चारों जंको को मिनाटो के घर ले जाते हैं, और ये वही हल है जहाँ जंको अगले 44 दिनों तक बर्दाश्त करने वाली है। जंको को मिसिंग हुए 3 दिन हो चुके थे। जंको के पेरेंट्स ने अब पुलिस से कांटेक्ट किया, और इस चीज़ को रोकने के लिए उन चारों ने जंको को फोर्स किया कि वो अपने पेरेंट्स को कॉल करे और कहे कि वो बिल्कुल ठीक है और अपने फ्रेंड्स के साथ है, ताकि जंको के पेरेंट्स पुलिस से राब्ता करना बंद कर दें। यहाँ पर मिनाटो ने अपने पेरेंट्स से कहा कि जंको उसकी गर्लफ्रेंड है, ताकि वो जंको को यहाँ पर रहने दें, मगर उसके पेरेंट्स को ये बात पहले से ही पता थी कि जंको उसकी गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं है। जंको को वहाँ ले जाने के बाद वो सारा दिन जंको को मारते रहते और दिन भर सारा दिन उसका रहते। यही नहीं बल्कि उन चारों को इस चीज का प्राउड था। इनफैक्ट वो लोग अपने दोस्तों को बताते कि उनके पास एक लड़की है जिसका वो दिन रात हैं और उसको दिन रात मारते पीटते हैं, और वो अपने दोस्तों को ऑफर्स भी करते कि तुम आओ, तुम भी उसे मारो पीटो, जितना हो सके उसका करो, जितना हो सके तुम लोग भी उसे पहले के कुछ दिनों में तकरीबन 100 से ज्यादा लड़कों ने उसका किया। इवन वहाँ सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि वहाँ पर लड़कियां भी आती थी। वो सब इंजॉय करते। पहले के 7 दिनों में जंको ने थोड़ा बहुत ट्राई किया ताकि वो किसी तरह इस जहन्नुम से बाहर निकल जाए, मगर 7वें दिन तक उसने फाइट बैक करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो जंको को 24 घंटे बिना कपड़ों के रखते थे, उसे मारते, गालियां देते, कभी कभी तो वो जंको को कई घंटों तक फ्रिज में बंद कर देते और तभी बाहर निकालते जब उनका का दिल करता था। और इस केस की सबसे बकवास बात ये थी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में मिनाटो के पेरेंट्स और उसके बड़े भाई को सब कुछ पता था, मगर उसके भाई ने बस उससे ये कहा था कि जंको मर भी सकती है, बस उन्होंने और कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो मिनाटो से डरते थे क्योंकि मिनाटो एक गैंग का मेंबर था। मगर असल बात ये नहीं, बट द एक्चुअल रीजन वाज रेपुटेशन। उनकी फैमिली बहुत रिस्पेक्टेड मानी जाती थी, यही वजह थी कि उन्होंने चुप रहने का डिसाइड किया था, वरना लोग उनके बारे में क्या सोचते। 28 नवंबर को पहले तो उन चारों ने जंको का किया, इसके बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। फिर मिनाटो ने पहले एक रेजर से जंको के प्राइवेट पार्ट के हेयर्स रिमूव किए, फिर एक लाइटर की मदद से इसके प्राइवेट पार्ट में आग लगा दी। 10वें दिन तक जंको की हालत अब मजीद खराब हो चुकी थी। उसकी बॉडी ने अब हरकत करना बंद कर दी थी क्योंकि लगातार मार खाने की वजह से उसके नाक में इतना ज्यादा खून जमा हो चुका था कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। इवन वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी। जब वो खाना खाती उसे फौरन ही उल्टी आ जाती, और जब भी वो उल्टी करती तो इन चारों को बहुत गुस्सा आता और वो फिर उसे मारते। यही नहीं बल्कि पूरी रात उसे बाहर बालकनी में सुला देते, वो भी बिना कपड़ों के। 20वें दिन तक जंको की हालत अब इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो अब चल भी नहीं सकती थी। उसके पैरों पर लाइटर से आग लगाकर पूरी तरह उसके पैर जला दिए थे। वो लोग ज्यादातर जंको को पैरों पर ही मारते थे ताकि वो भागने की कोशिश न कर सके। इन लोगों ने जंको के हाथ पर भी बार डंबल्स गिराए और उसके हाथों की हड्डियां तक तोड़ दी और उसके हाथों के नाखून तक उखाड़ दिए थे। और यही नहीं, वो लोग उसके सर को फ्लोर से थोड़ा ऊपर रखते, जिसके बाद उनमें से एक शख्स जंको के सर के ऊपर कूदता था, जिसकी वजह से उसका फेस जोर से जमीन पर टकराता था। 30वें दिन तक उसकी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब वो वॉशरूम नहीं जा पाती थी क्योंकि उसके जेनिटल पूरी तरह डैमेज हो चुके थे और काफ़ी चीज़ें उसके जेनिटल में फोर्सफुली डालने की कोशिश की गई थी। उसके जेनिटल में, उसके मुंह और उसके कानों में पटाखे डाले जाते। इस पॉइंट पर वो पूरी तरह बहरी हो चुकी थी। उसके हाथ पैर टूट चुके थे और वो अब चलकर वॉशरूम भी नहीं जा पाती थी। वो खुद को
घसीट घसीट کر واش روم لے کر جاتی تھی، جس میں 1 آدھ گھنٹہ تو ویسے ہی گزر جاتا تھا۔ جنکو کی حالت اب بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، اس لیے وہ اب ان چاروں کے لیے اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی جتنا وہ پہلے تھی، اور نہ ہی ان چاروں کو اب جنکو میں کوئی انٹرسٹ تھا۔ یہ جو کچھ بھی میں نے اب تک تم لوگوں کو بتایا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ جنکو کے آرٹیکل میں ایسی ایسی باتیں کی گئی ہیں جسے سننے کے بعد تمہارا خون کھول اٹھے گا۔ بلکہ یہی نہیں، جب تم جنکو کے قاتلوں کے بارے میں جانو گے تو تمہارا خون مزید کھول اٹھے گا، کیونکہ اس کے قاتلوں کو سزا تو ہوئی، مگر اتنی سزا نہیں ہوئی جتنا وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ یہاں پر میں وہ بھی چیزیں ایڈ کروں گی جو آرٹیکل میں کی گئی ہیں۔ جنکو فرودا کا دن رات ہوتا تھا، تقریباً 500 سے زیادہ لڑکوں نے اس کے ساتھ کیا تھا، اور تقریباً ایک دن میں 12 سے 10 لڑکے اس کے ساتھ ڈیل کرتے تھے۔ اسے دن رات بنا کپڑوں کے رہنا پڑتا تھا، اسے ہر دن بہت بری طریقے سے مارا پیٹا جاتا تھا، کبھی لوہے کی روڈ سے، کبھی گولف سٹک سے، کبھی بیمبو سٹک سے، اور بہت زیادہ الگ آبجیکٹ سے۔ اس کی باڈی پر کافی مرتبہ ڈمبلز گرائے گئے تھے، اور اس کے منہ کو کافی مرتبہ دیوار پر مارا گیا تھا، یعنی اس کی دیوار کے ساتھ ٹکریں کروائی گئی تھی۔ اس کے منہ پر پگھلتا ہوا موم ڈالا گیا تھا، اسپیشلی اس کی آنکھوں پر اور اس کی پلکوں پر، یہاں تک کہ اس کی پلکوں کو لائٹر سے پوری طرح جلا دیا گیا تھا۔ بہت ساری چیزیں اس کی باڈی میں فورسفلی ڈالی گئی تھی، جیسے بوٹلز، کانچ کی ٹوٹی ہوئی بوٹلز، سیزرز، نیڈلز، اور بھی بہت زیادہ ڈیفرنٹ آبجیکٹ۔ اسے بہت ہی کم کھانا پینا دیا جاتا تھا کیونکہ وہ بار بار الٹی کر دیتی تھی، یہاں تک کہ اس کے جینیٹل میں پٹاخے ڈال کے انہیں جلائے گئے تھے۔ اسے زمین پر سیدھا لٹا کر اس کے منہ پر ڈمبل پھینکے جاتے تھے، اسے سیڑھیوں سے لٹکا کر کسی پنچنگ بیگ کی طرح اسے یوز کیا جاتا تھا، اسے فریزر کے اندر ڈال کر گھنٹوں کے لیے بند کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بریسٹ کے اندر بھی نوکیلی چیزیں چبائی گئی تھی، کبھی کبھی وہ لوگ ان سوئیوں کو نکالتے ہی نہیں تھے۔ اس کے جینیٹلز کو سگریٹ اور لائٹر کی مدد سے جلایا گیا تھا۔ اگین میں نے یہاں پر بہت ساری چیزیں نہیں بولی ہیں جو کہ ایک انسان بول ہی نہیں سکتا، اتنا زیادہ اس کے ساتھ حیوانیت کی گئی ہے، اور اس پوائنٹ پر وہ پوری طرح بدل چکی تھی، اسے پہچاننا لگ بھگ ناممکن ہو چکا تھا، اور اس کی پوری باڈی سے سڑے ہوئے ماंس کی بدبو آ رہی تھی۔ 40ویں دن یعنی نیو ایئر کو جنکو نے ان سے بھیک مانگی کہ وہ اب اسے مار دیں۔ انہوں نے جنکو کو ایک گیم کھیلنے کے لیے فورس کیا، مگر اتنی بری کنڈیشن ہونے کے باوجود بھی جنکو ان سے جیت گئی، جس پر ان چاروں کو اتنا زیادہ غصہ آیا، انہوں نے ایک آئرن روڈ سے اسے مارا اور موم بتی سے اس کے چہرے کو جلا دیا۔ اس نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی اور آگ کو روکنے کی بھی بہت کوشش کی، مگر وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہ سب تقریباً 2 گھنٹے چلا، اس کے بعد فائنلی جنکو نے دم توڑ دیا، جس کے بعد مناٹو کے بڑے بھائی نے اسے کال کر کے بتایا کہ جنکو اب مر چکی ہے۔ ان چاروں کو اب ڈر لگ رہا تھا کہ اگر پولیس کو اس سب کے بارے میں پتہ لگ گیا تو انہیں ساری زندگی جیل میں کاٹنی پڑے گی، اس لیے انہوں نے ایک ڈرم کے اندر سیمنٹ ڈال کر جنکو کی باڈی اس کے اندر ڈال دی اور اس کے بعد ایک سنسان جگہ پر پھینک دیا، مگر ڈرم سے جنکو کے بال باہر صاف دکھ رہے تھے، جو ان چاروں نے نوٹس نہیں کیا۔ اب وہ لوگ خوش تھے کیونکہ نہ تو کسی کے پاس کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی کوئی گواہ، مگر پھر وہی ہوا جو میں نے کیس کے شروع میں بتایا، یعنی 1989 میں پولیس نے ہیروشی کو اریسٹ کیا کیونکہ اس کے خلاف ایک لڑکی نے رپورٹ کی تھی کہ انہوں نے اس لڑکی کا ہے اور اسے کیا ہے، جس پر پولیس نے اسے انٹروگیٹ کیا تو اس نے غلطی سے جنکو کے کیس کے بارے میں بتا دیا۔ جب اسے ریئلائز ہوا کہ پولیس نے تو جنکو کے کیس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں تھا تو اسے بہت پچھتاوا ہوا ہوگا۔ پولیس نے باقی تینوں کو بھی اریسٹ کیا، جس میں سے پہلے سے ہی اریسٹ تھا کے کیس میں۔ ڈرم کو ڈھونڈنے کے بعد جب اسے توڑا گیا تو پولیس کو اور اس پوری دنیا کو جنکو کی ہارفک باڈی دکھی۔ جب اس کی آٹوپسی رپورٹ آئی تو اس رپورٹ نے پوری دنیا کو شاک کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے کانچ کے ٹکڑے اس کے اینس میں ملے تھے اور وہ پریگننٹ بھی ہو چکی تھی، اور اس کا چہرہ اتنا زیادہ بگڑ چکا تھا کہ اس کے فنگر پرنٹ کے ذریعے اس کو پہچاننا پڑا۔ اب تم لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ اتنے زیادہ خطرناک کرائم کرنے کے بعد ان لوگوں کو بہت زیادہ بھیانک سنائی گئی ہوگی،
मगर यू आर रॉन्ग। इन लोगों ने इतना भयानक क्राइम किया है मगर ये लोग अभी भी बच्चे हैं। यानी जापान का कोर्ट इन चारों को उतनी सख्त सज़ा नहीं दे सकता जितनी ये एक अडल्ट को दे सकते हैं, क्योंकि ये लोग अंडर एज हैं। और इतना ही नहीं, जापान कोर्ट इनके नाम पब्लिक ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ये लोग बच्चे हैं, इनका फ्यूचर खराब हो सकता है। और तो मीडिया की प्रेशर डालने की वजह से कोर्ट ने इनके नाम पब्लिक किए। एंड स्टिल इतना खतरनाक क्राइम करने के बाद भी उन्हें महज इतनी थोड़ी सजा दी गई। मतलब कोर्ट अभी भी उन्हें बच्चों की तरह ही ट्रीट कर रहा था, मगर जब मीडिया ने और आम लोगों ने प्रेशर डाला तब जाकर उन्होंने थोड़ी बहुत सजा बढ़ाई। एंड उन लोगों पर कभी चार्ज लगाया ही नहीं गया। उन पर ये चार्ज लगाया गया था कि कॉजिंग बॉडली इंजरीज रिजल्टिंग इन के मतलब ये कि उनके हाथों गलती से कोई मर गया है, यानी कि उन्होंने जानबूझकर नहीं मारा है। क्योंकि जापान का कोर्ट कहता है कि वो लोग सजा देने के बजाय मुजरिमों को सुधारने में ज्यादा बिलीव रखते हैं। अगर मुजरिम इस हद तक क्राइम करे तब भी, और इसीलिए इन चारों को बहुत ही कम सजा सुनाई गई। हिरोशी को 20 साल की सजा सुनाई गई और मिनाटो को महज 7 साल की सजा, और वाटानाबे को 9 साल की सजा, और चोयोगुरा को सिर्फ 8 साल की सजा। तो यही था जापान का सबसे डार्क केस, जिसकी कोई भी हैप्पी एंडिंग नहीं है। आज के टाइम पर वो चारों आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं। उन चारों ने अपनी सजा काटी और जेल से बाहर आ गए। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में